Hello everyone, this is Shreya Agrawal and welcome back to my channel. So today we are going to discuss the one short video for our judiciary chapter for semester 2 ICSE class 10 history civics paper. So I will give you all the details and plus I will solve the specimen paper given by the ICSE, and also I will give you some important questions for you to practice. So starting with, and this video will be in English, Hindi plus English. So let's start. So why do you think कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट की बना क्यों है? लेट्स से कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और आप देखो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो लेट्स से कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपके कुछ रूल्स ऑफ कोर्स होते हैं स्कूल में. तो लेजिस्लेचर क्या करता है, उन रूल्स को बनाता है. लेजिस्लेचर मेक्स द रूल्स. तो इसके अकॉर्डिंग हु मेक्स द लॉज इन योर स्कूल? योर प्रिंसिपल फादर. सेकंड, एग्जीक्यूटिव. तो एग्जीक्यूटिव वो होता है जो एग्जीक्यूट करता है, मीन्स चेक करता है कि जो बच्चे हैं या जो भी गवर्नमेंट वगैरह चेक करती है कि एग्जीक्यूटिव का फंक्शन ये होता है कि जो हम लोग उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. सो अकॉर्डिंग टू यू और स्कूल, योर टीचर विल चेक और योर मॉनिटर विल चेक वेदर यू आर फॉलोइंग द रूल्स और नॉट. सो उसके बाद क्या होता है, अगर आप रूल तोड़ो तो उसके लिए कोई सज़ा भी तो मिलनी चाहिए. उसी के लिए जुडिशरी बनना है. जैसे अगर आपने स्कूल में कोई रूल तोड़ा तो आप अपने टीचर से कंप्लेन करने जाएंगे, आप अपने फादर से कंप्लेन करने जाएंगे. लाइक दिस एक गवर्नमेंट ने भी एक जुडिशरी एक ऑर्गन बनाया है जो लोगों को पनिश करेगी अगर उनने कोई भी रूल या लॉ तोड़ा है. तो एक हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, या हमारा जो भी लॉ सिस्टम है, वो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है. सिंगल इंटीग्रेटेड से मतलब है कि जो भी लॉज है, मतलब हर स्टेट के लिए, लाइक यूपी के लिए या बिहार के लिए अलग अलग लॉज नहीं है, उन सभी के लिए एक लॉज है. सो देयर आर नो सेपरेट सेट्स ऑफ लॉज एंड अ सिंगल सिविल एंड क्रिमिनल सिस्टम ऑपरेट्स थ्रू आउट द कंट्री. And our is a single integrated system because also the सुप्रीम कोर्ट है वो एंटायर सिस्टम का हेड है. अब कोई भी अगर छोटा कोर्ट है, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है कोई भी प्रॉब्लम को, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है या हाई कोर्ट के पास जा सकती है. तो ऑल द केसेस कमिंग फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स कैन बी टेकन टू द हाई कोर्ट एंड अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ अपील. सो अपील के जरिए आपका कोई भी केस लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है. सो वी कॉल our Supreme Court as the apex and we call our system as single integrated system. So I hope you understand. Yeah. So let's start with the chapter, and I am following the Morning Star book. I will also suggest you to follow this. It's a good book. It's a good book. So कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट की क्या है? तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मोर देन 30 जजेस अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ नंबर ऑफ जजेस. तो चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके पहले जो एक नंबर बनाया गया था वो 30 था, बट अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे तो वो 33 हो चुका है, जिसमें चीफ जस्टिस को एक्सक्लूड करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर 34. अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है. वैसे अगर देखा जाए तो पहले तो 30 बनाया गया था, लेकिन अब हो गया 34. क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस. सो द person is qualified for a judge to be a judge of a Supreme Court when he is a citizen of India, has been at least a 5 years judge of the
High Court and also has been a advocate of High Court for at least 10 years, and in as a distinguished person in the opinion of the president. So these are the qualification. Next part जो है वो jurisdiction and functions है, तो ये अपॉइंटमेंट भी है, टर्म ऑफ ऑफिस भी लेना है हमें। तो अपॉइंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो है प्रेसिडेंट जजेस को जो जजेस होते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद दी, मतलब कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस लाइक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। टर्म ऑफ ऑफिस, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall hold office until he attains the age of 65 years। तो जब तक 65 years नहीं हो जाती तब तक वो जज रह सकता है सुप्रीम कोर्ट का। एंड अगेन दिस सिलेबस is jurisdiction। So what is jurisdiction? Is the power that a court of law exercises to carry out judgment and enforce laws। If you understand English, I hope कि you know the meaning of this line, yeah। So the Supreme Court is the protector and a final interpreter। We will get to know in the coming time how in the coming time how is the Supreme Court protector and the final interpreter of this constitution। सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक पावर होती है, देखो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक पावर होती है टू हियर एंड डिटरमाइन और डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंट, दैट इज दोज केसेस विच कैन नॉट बी मूव्ड इन द अदर कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। तो एक पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका नाम होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो वो एक ऐसी पावर होती है जिससे सुप्रीम कोर्ट किसी भी पर्सन की जो प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, वो पहले ही मीटिंग में हियर कर सकता है और उसको डिटरमाइन कर सकता है, मतलब उसका सॉल्यूशन बता सकता है। तो ये उसकी पावर होती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। मतलब ऐसे केसेस जो छोटे केसेस, मतलब छोटे हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, उन्हें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उनको सॉल्व करता है। तो इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ केसेस आते हैं, 4 टाइप्स ऑफ केसेस। द सेंट्रल स्टेट और द इंटर स्टेट डिस्प्यूट, मतलब जो भी अगर किसी सेंटर के बीच में या फिर यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में अगर कोई लड़ाई हो गई तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। एंड कोई भी 2 स्टेट के बीच में हो गई, सेंटर और स्टेट या फिर किसी के भी बीच में हो गए। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर कोई भी ऐसी शिकायत आती है लाइक कि किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट छीना गया हो, तो उसे प्रोटेक्ट कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सो आई विल रीड इट। The original jurisdiction also extend to cases of violation of the fundamental rights of the individual, and the court can issue several writs for the enforcement of these rights. Transfer of cases from lower court, अब जो भी केसेस लोअर कोर्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। So this is the power of a Supreme Court, original jurisdiction and interpretation of the Constitution। अब जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का केस आ रहा है वो डायरेक्टली फाइल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सो आई विल रीड इट। ऑल द केसेस वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court has a power of exclusive jurisdiction in regard to questions as to constitutional validity of central laws. So the next power, appellate jurisdiction. So appellate jurisdiction means कि
व्हाट आई कैन से फर्स्ट, अब किसी भी हाई कोर्ट या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई भी गलत लॉ पास किया, मीन्स कोई भी ऐसा हाई कोर्ट है जो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है केस को, एंड उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया, और जो पर्सन ने फाइल किया था केस को वो कह रहा है कि हमारे खिलाफ क्यों ऐसा किया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट एक अपील दे सकता है उस पर्सन को कि वो अपना केस हाई कोर्ट से या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल इंटरप्रेटर होता है, वही फाइनल जजमेंट करता है कि क्या होना चाहिए। So appellate jurisdiction means the power to grant special leave to appeal against a judgment delivered by any court in the country. It is a court of appeal, which means that it is a court which may change the decision or reduce the sentence passed by the lower court. So I have explained you just before. अब इसमें कौन कौन से केसेस जा सकते हैं, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जा सकते हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इज रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर वेयर अ सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट दैट इट इन्वॉल्व्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ। अब सी कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल किस टाइप के जा सकते हैं केसेस। अब हर कोई तो लेके पहुंच नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में केस, तो व्हाट इज देयर इज कि एक हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट टाइप का देता है, उसमें लिखा होता है कि ये केस दिस केस कंटेन्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब इस केस में कोई मतलब ये केस ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन, मतलब ये केस ज़्यादा बड़ा है और इसमें ज़्यादा ही कुछ लेवल का प्रॉब्लम है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करे। तो जहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिल जाता है हाई कोर्ट से कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करना चाहिए, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या फिर सिविल केसेस या फिर क्रिमिनल केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ केसेस आर सिविल केसेस। अब जहाँ पर एक हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि द केस कंटेन्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो केस सुप्रीम कोर्ट से अपील के थ्रू जा सकता है। एंड क्रिमिनल केसेस में दो टाइप के केसेस जाते हैं, केसेस विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट एंड केसेस विद द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। अब विद द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट आई थिंक यू मे अंडरस्टैंड कि जहाँ पर हाई कोर्ट सजेस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट की उसे सॉल्व करना चाहिए केसेस, वो तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट से कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि विदाउट द सर्टिफिकेट कैसे जा सकता है कोई भी लॉ। तो विदाउट द सर्टिफिकेट मीन्स अब जब भी किसी हाई कोर्ट ने उसके भी लोअर कोर्ट से केस लेके उसको पनिश कर दिया, डेथ सेंटेंस मतलब उसे डेथ के लिए बोल दिया, पनिश कर दिया, तो वहाँ लेकिन जो पर्सन इंडिविजुअल है उसे लगता है कि गलत सज़ा दी जा रही है, तो वो अपना फाइल केस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। सो आई थिंक यू मे अंडरस्टैंड where the High Court has reversed the judgment of acquittal given by the lower court and punished the accused with a death sentence. Sorry. Now let's discuss advisory jurisdiction. So advisory jurisdiction means the Supreme Court has advisory jurisdiction on any question of law or fact of public importance as may be referred to it for the consideration by the President. The Supreme Court may be required to express its opinion. So जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि एक कोई भी लॉ बन रहा है या फिर कोई भी कुछ भी हो रहा है, लाइक आई विल से कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी है, वहाँ पर एक प्रेसिडेंट जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से उसके ओपिनियन ले सकता है। लेकिन अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दे दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो
मतलब उसका ही ओपिनियन वो जो दिया है वो ही चलेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने दिया है वो प्रेसिडेंट ने बस एक ओपिनियन लिया है, वो उसके ऊपर कंफर्म नहीं है कि वो ओपिनियन उससे काम का प्रेसिडेंट सोचेगा कि उस ओपिनियन पे काम करना है कि नहीं। बस वो एक ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। So I will read it. Any question of law may be referred to the Supreme Court if the President considers that question is of public importance and is necessary to obtain the opinion of the Supreme Court. Such opinion of the Supreme Court is only advisory but not binding on the government, not it is executable as a judgment of the Supreme Court. So now advisory jurisdiction. सो रिवाइसरी ज्यूरिस्डिक्शन एक पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सके। जैसे कि अगर कोई भी एक बार सुप्रीम कोर्ट गया, उसने केस फाइल किया, केस सॉल्व भी हो गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसने जो जजमेंट दिया था वो सही है कि नहीं, वो एक बार अपने जजमेंट को चेक करना चाहता है कि जो उसने बोला था वो सही डिसीजन है कि नहीं, तो वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। और दिस इज़ वाई दी सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए वो रिव्यू भी कर सकते हैं। तो आई विल रीड इट। द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 इज empowered to review any judgment or order made by it with a view to removing any mistake or error that might have crept in the judgment or order. This is because the Supreme Court is the court of record and its decisions are evidently value and cannot be questioned in any court. Now the next power, judicial review. So judicial review को क्या हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे यूपी की गवर्नमेंट है, तो उनने एक लॉ बनाया कि एक जो पार्क है या फिर जो ताजमहल है, लेट्स से ताजमहल है, वहाँ पर सिर्फ लड़के जा सकते हैं, लड़कियाँ नहीं जा सकती। सो दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ गर्ल्स, राइट? सो द सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर, so it will review the laws passed by the union and the state government. तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है उस लॉ को, जो उन्होंने लॉ बनाया था कि ताजमहल में सिर्फ लड़के जा सकते हैं, वो उस लॉ को नल या वॉइड कह सकता है, मतलब उस लॉ को खारिज कर सकता है। So the Supreme Court is the interpreter of the Constitution as its decision is final. It has the power to review laws passed by the union or state legislature. The Supreme Court can declare a law ultra vires or null and void if it is against the letter and the spirit of Constitution or the conservances and the provisions of the Constitution. तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू हियर एंड डिसाइड दिस interpretation of the constitution is 5. Remember, this can be an important question in the board exam. So next is court of record. So what is court of record? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो लॉज होते हैं, जो भी वो जजमेंट पास करते हैं, वो एक रिकॉर्ड किए जाते हैं। वाई? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वहाँ बड़े बड़े केसेस जाते हैं। अब कोई भी छोटे कोर्ट में कभी भी ऐसा कोई केस आया सिमिलर सा, तो फिर उस रिकॉर्ड के जरिए हम बाद में उस केस को भी इसी केस की तरह हैंडल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि लेकिन अगर अभी भी जो लोअर कोर्ट में सॉल्व करने के बाद भी अगर किसी पर्सन या इंडिविजुअल को लगता है कि ये गलत किया और वो सोचे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में और ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही एक लोअर कोर्ट में गया था। तो क्योंकि ये पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर दोबारा डिसीजन नहीं लेगा, उस पर्सन को इस जजमेंट को मानना पड़ेगा। सो आई विल रीड। A court of record is a
court whose judgment are recorded for evidence and testimony. The judgment are in the nature of precedent, that is, the High Court and the other courts are bound to give the similar decision in a similar case. They are not to be questioned when they are produced before any subordinate court. The Supreme Court shall be court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for the contempt of itself. And truly the Supreme Court is called the guardian of the Constitution. अब एक और प्रॉब्लम जैसे कंटेम्प्ट ऑफ एरर क्या होता है. कंटेम्प्ट ऑफ एरर एक बुक में गिवन है, सो आई विल रीड कि आई विल एक्सप्लेन कि कंटेम्प्ट ऑफ एरर क्या होता है. सॉरी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कि अगर कोई भी कोर्ट में बदतमीजी करता है, सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में, जजेस के सामने या फिर चीफ जस्टिस के सामने कोई भी बदतमीजी करता है, लाइक बदतमीजी मीन्स बैड बिहेवियर शो करता है, या फिर कोर्ट ने कोई क्वेश्चन पूछा उसको रिफ्यूज़ कर देता, मना कर देता आंसर करने के लिए, एंड इंटरफेयर करता है कोर्ट के बीच में, उसकी स्पीकिंग्स के बीच में, तो उसको एक सज़ा दी जा सकती है. एंड इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को या फिर सज़ा को देने के लिए कोई भी कोर्ट मना नहीं करेगा, क्योंकि ये एक पर्सन की गलती है. वन मोर पावर इज लेफ्ट, दैट इज इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो आई विल रीड, आई होप कि इसको आप इजीली समझ सकते हैं. Any citizen whose rights are violated may move to the Supreme Court for the enforcement of rights. The Supreme Court has the power to issue orders or writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari for the enforcement of any of the fundamental rights. अब देखो, जब भी किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे सज़ा दे सकता है जिसने भी छीना है. सो उसके रिट लिखे गए हैं. रिट्स मीन्स ऑर्डर. 5 रिट्स हैं. आई विल एक्सप्लेन इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इट कैन बी ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स. द फर्स्ट रिट इज हेबियस कॉर्पस. सो व्हाट इज हेबियस कॉर्पस? टू हैव द बॉडी मीन्स कि अगर किसी ने इलीगली किसी पर्सन को जेल में डाल दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हम लोग एक रिट के थ्रू या ऑर्डर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को रिलीज कर सकता है. सो इट मीन्स कि टू हैव द बॉडी रिलीज, टू हैव द बॉडी. So it means to have the body. By issuing such a right, the High Court or the Supreme Court can get the body of a person released if it has been unlawfully detained by any person or a group of persons or by the state. So second one is mandamus. It means we order. इसमें क्या होता है, जो बड़ा कोर्ट होता है मीन्स जो हायर कोर्ट होता है लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर दे सकते हैं to perform certain duties. Third is writ of prohibition. The writ of prohibition is an order issued by the superior to a lower court to stop the proceedings in a case which might be in excess of the jurisdiction of the lower court. अब इसका मीन्स कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हायर या सुपीरियर कोर्ट चाहता है कि उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए, तो वो एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन देता है, क्योंकि वो जो लोअर कोर्ट है वो गलत डिसीजंस ले रहा है इसलिए. एंड द रिट ऑफ सेंचुरी इज ऑलमोस्ट सेम एज रिट ऑफ प्रोहिबिशन, बट द डिफरेंस इज रिट ऑफ सेंचुरी में क्या होता है, रिट ऑफ सेंचुरी में क्या होता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन तो उस टाइम ही बोलता है कि हमें बॉडी में हम उस प्रोसीडिंग्स को रोको. 1 मिनट.
रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है, उसी समय रोकने को बोलता है। लेकिन रिट ऑफ सेंट्रोलरी में क्या होता है, जब कोर्ट का ऑर्डर और जब लोअर कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है, जब सब केसेस ख़त्म हो जाता है, तब वो रिट ऑफ सेंट्रोलरी पास होता है, जिसमें सुपीरियर कोर्ट चाहता है कि हमें इन्फॉर्म करो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दी लोअर कोर्ट्स। एंड नाउ क्यू वारंटो इज मीन्स कि बाय व्हाट ऑर्डर। अब कभी कभी होता है ना कि अनलॉफुली या फिर कोई भी रॉन्गली या फोर्सिबली जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर पैसे देके हम लोग भ्रष्टाचार के थ्रू, उन्हें रिश्वत के थ्रू उनसे वो कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस ले लेते हैं, जैसे पुलिस बन जाते हैं रिश्वत के थ्रू या भ्रष्टाचारी के थ्रू, या फिर कोई नकली पेपर्स बनवा के। तो सुप्रीम कोर्ट या वो सुपीरियर कोर्ट या हाई कोर्ट क्या चाहता है कि कोई भी कोर्ट हो या वो चाहता है कि आप किस ऑर्डर से यहाँ पर पुलिस में काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स वगैरह मांगते हैं। तो इट मीन्स बाय व्हाट ऑर्डर इट इज़ इशूड व्हेन अ पर्सन हैज़ अनसर्व्ड एनी ऑफिस। दिस writ thus prevents public officers from forcibly or wrongly holding any high public office. So this is all guys about Supreme Court. Now we are going to deal with the High Court. So the High Court syllabus is composition, qualification of judges and the appointment. So composition, each High Court consists of Chief Justice of India and such other judges as the President of India may appoint from time to time. तो हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। नाउ क्वालिफिकेशन, ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी एटलीस्ट 60, ही शुड बी नॉट ओवर मीन्स 62 ईयर्स से ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 62 ईयर्स में तो वो रिटायर ही करता है, राइट। एंड ऑल्सो कि वो 10 ईयर एडवोकेट रह चुका हो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट या सॉरी नॉट सबऑर्डिनेट ओनली इन हाई कोर्ट, वो 10 ईयर्स एडवोकेट रह चुका है, तब वो एक जज बन सकता है वो हाई कोर्ट का। नाउ अपॉइंटमेंट, अपॉइंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेस ऑफ द High Court in consultation with the Chief Justice of India, Chief Justice of High Court and the Governor of that state. और Chief Justice of High Court को जब अपॉइंट करना तो वो कंसल्ट करता है गवर्नर ऑफ that state and Chief Justice of India. So now what is the syllabus? Now the syllabus is subordinate court, distinction between the court of district judge and session court, and lok adalat, meaning and advantages. This time हाई कोर्ट में से ऑलमोस्ट सभी रिमूव हो चुका है, लाइक इसमें भी जुडिशियल रिव्यू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थे, वो रिड्यूस हो चुके हैं इस बार। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज क्या है कि जो कैन आई एक्सप्लेन यू फ्रॉम द स्टार्टिंग सो इट विल बी इजी। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू लोक अदालत, देन आई विल एक्सप्लेन यू डिस्टिंक्शन एंड ऑल द सबऑर्डिनेट प्रोसेसेस या सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या प्रोसेस होता है। तो लोक अदालत क्या है, एक पीपल्स कोर्ट है, वहाँ पर क्या होता है, सॉरी पहले मैं ये बता दी सेटअप किसने किया था। ये सेटअप बाय लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट इन 1987 में ये बना था, इन्हें बनाया था जस्टिन पीएन भगवती ने। तो इसमें क्या है, ये एक फॉरम टाइप का एक लीगल फॉर्म है जो प्रोवाइड करता लीगल एड एंड क्विक जस्टिस टू दोज हु आर नॉट इन पोजीशन टू एंगेज लॉयर्स और बी एक्सपेंसेस ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। तो ये एक अदालत टाइप की है जहाँ पर एक सभी लोग जा सकते हैं, एटलीस्ट वो लोग जो
जो कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में जो पैसे लगते हैं या फिर जो इतना सारा फॉर्म वगैरह भागा दौड़ी वगैरह होती है वो बियर नहीं कर सकते, मतलब वो सब ले नहीं सकते। तो उनको क्विक और लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए जस्टिस भगवती ने ये लोक अदालत सेटअप किया। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग it is set up by the legal service authorities in 1987 as a legal forum to provide legal and quick justice to those who are not in position to engage lawyers or be expenses of the legal proceedings। जो लॉयर नहीं ले सकते या फिर एक्सपेंसेस नहीं दे सकते, रुपए नहीं दे सकते एक लीगल प्रोसीडिंग्स की। तो इसके एडवांटेजेस क्या? First advantage is Lok Adalat play important role in settlement of family feuds, disputes between the neighbors and minor cases of assault and injury by settling the dispute through compromise। So जो लोक अदालत है वो दो प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, हार्मनी एंड कॉम्प्रोमाइज। अब ये फैमिली के झगड़े एंड नेबर्स के झगड़े या फिर छोटी मोटी मारा पीटी जो होती है उन केसेस को हैंडल करती है, जिससे कि जो दोनों पार्टी हो, अपोजिट पार्टी एंड जो पार्टी जिसने ये किया मीन्स कि जिसने केस पास किया उन दोनों को ही जस्टिस मिल सके, उन दोनों कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग के संग सेटिस्फाई फील कर सके। सो द नेक्स्ट एडवांटेज इज डिलीवर फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। अब ये कोर्ट जो है, जो लोक अदालत है, उसमें जल्दी से केस सॉल्व किया जाता है और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। तो इसमें कोई भी आकर एक बस एप्लीकेशन के थ्रू अपना केस सॉल्व करवा सकते हैं। द लोक अदालत रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट्स एनेबलिंग देम टू डील विद मोर सीरियस मैटर्स। अब देखो छोटे छोटे केस हैं, वो हर केस तो जा नहीं सकता ना यहाँ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में। तो वो कोर्ट को वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए लोक अदालत फॉर्म किया गया। एंड द लोक अदालत प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऑफ कोर्स जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं, लाइक पुअर पीपल हैं, वो तो इतना एक्सपेंस नहीं दे सकते ना कि लॉयर इंगेज करें या फिर लोगों या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स की पैसे दें। तो फिर उनके लिए लोक अदालत बनाएगा जिससे कि ना वो उन्हें प्रॉब्लम, जिससे कि ना वो कि उन्हें ज़्यादा पैसे भी ना देने लगे पड़े और उनका जल्दी से केस सॉल्व भी हो जाए। नाउ वी कम टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है? जो भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे के एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स होते हैं, वो दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट। So see, India is a vast country, right? So of course word is so vast, but let's talk about India. India is a vast country. So as a vast country, all the cases and all the small cases cannot be go into the high court and supreme court, right? So at the district like Mainpuri, Agra, Noida, these are district. So to solve these some cases in the district, they cannot go, all the cases cannot go to high court, right? So that's why subordinate court is formed in order to reduce the workload of the high court and the supreme court. So these 3 टाइप्स के केसेस होते हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। सो रेवेन्यू कोर्ट्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सिविल के कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सिविल कोर्ट? सिविल कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन द
cases related to property, money transaction, arbitration, guardianship, marriage, divorce, and case involving a will. So the civil courts is divided into 4 types: district court, and below it court of civil judge, below it municipal court, and below it court of small cases. And criminal courts is divided into sessions judge, below it chief metropolitan magistrate, below it metropolitan magistrate, and below it second class judicial magistrate. अब इसके हमारे सिलेबस में बस डिस्टिंक्शन है, सो वी विल टॉक अबाउट डिस्टिंक्शन ओनली. कोर्ट ऑफ सिविल डिस्ट्रिक्ट जज, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट. सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होता है जो सबसे हाई लेवल पे होता है, तो वो हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट होता है. And section court, it is the highest criminal court. Both are civil court and it is the highest criminal court of the district. अब जो court of district judge is presided over by the district judge, of course, but the court of session judge is presided by the session judge. So you can relate the name and you can write the answer easily. The third point is the district judge decides civil cases related to. अब सिविल केसेस रिलेटेड मीन्स टू लैंड प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजेक्शन, आर्बिट्रेशन, गार्डियनशिप, मैरिजेस, डाइवोर्स एक्सेट्रा एंड विल. सो दीज ऑल आर सिविल केसेस, राइट. तो इन्हें कौन सॉल्व करता है? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. एंड सेशन कोर्ट इज अ क्रिमिनल कोर्ट. तो इसमें से क्रिमिनल कोर्ट्स आएंगे क्रिमिनल कोर्ट्स के इश्यूज. सो the session judge decides criminal courts, murder, theft, डकैती and pickpocketing etc. सो एक और ये 3 डिफरेंस हो गया, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा 3 मार्क का क्वेश्चन भी नहीं आएगा. एक और चीज़ बतानी है कि जो सिविल कोर्ट का जज होता है वो कभी कभी एट सम टाइम्स वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है उसके पास. मीन्स कि वो एक एज अ डिप्यूटी कमिश्नर एंड डिप्यूटी कलेक्टर भी वर्क कर सकता है और वो रेवेन्यू कोर्ट के हैंडल भी कर सकता है कभी कभी केसेस लाइक इन्वॉल्विंग दी टैक्सेस. अगर कोई रेवेन्यू केसेस में टैक्सेस नहीं दे रहा है तो एक वो डिप्यूटी कमिश्नर या डिप्यूटी कलेक्टर के थ्रू मीन्स वही एज अ डिप्यूटी कमिश्नर डिप्यूटी कलेक्टर भी वो केस सॉल्व कर सकता है. So this was all, guys. I thought to also give you the sample paper and the solved specimen paper, but I think the time is going to over. It is almost 37 minutes. So if you do comment me, I will make another video on the solved specimen paper and also the sample questions on judiciary. So thank you very much guys for watching. If you do like this video and if this video gives you something to learn, then please do comment me in the comment box and please hit the like button and do subscribe the channel.